रूस यूक्रेन के बीच जारी ये युद्ध अब अपने सबसे घातक और विनाशक मोड़ पर पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस की सरजमी पर 822 ड्रोन का सबसे बड़ा हमला करके मॉस्को से लेकर रोस्तोव तक जबरदस्त तबाही मचाई है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी कीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। इस बीच नेटो के F-18 जेट्स को भी आसमान में मोर्चा संभालना पड़ा है और दोनों तरफ से हताहतों का आंकड़ा अब 14 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुका है। आधी रात का वक्त जब दुनिया सो रही थी, तब पूर्वी यूरोप की जमीन पर बारूद के ऐसे धमाके हुए जिन्होंने तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े विश्व के नक्शे को हिलाकर रख दिया। एक तरफ रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा पलटवार करते हुए रूस पर एक साथ 822 ड्रोन का झुंड दाग दिया। मॉस्को के आसमान से लेकर रोस्तोव की रेलवे लाइनों और डिपो तक सब कुछ धू-धू कर जल उठे। यही अंत नहीं हुआ। यूक्रेन का यह विशाल ड्रोन हमला नेटो देश रोमानिया के हवाई क्षेत्र को भी पार कर गया, जहां स्पेनिश F-18 फाइटर जेट्स को आसमान में मिसाइलें दागकर रूसी यूक्रेनी युद्ध के ड्रोन्स को नष्ट करना पड़ा। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई ये जंग अब अपने सबसे घातक और विनाशकारी दौर में पहुंच चुकी है। क्या यह भीषण तबाही किसी महाविनाश का संकेत है? रूस के हमलों ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला दिया है। साल 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग पर ब्रेक लगता दिखाई नहीं दे रहा। दोनों देशों के एक दूसरे पर लगातार भीषण हमले जारी हैं। इसके चलते दोनों देशों के नागरिकों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस बीच 16 अगस्त को भी दोनों देशों के बीच हमलों का सिलसिला और तेज होता नजर आया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मिसाइलें और ड्रोन हमले किए, तो वहीं दूसरी तरफ रूस हमले का यूक्रेन ने पूरी ताकत के साथ पलटवार किया और पूरी रात मॉस्को में कई ठिकानों पर ड्रोन हमले करके बुरी तरह से तबाही मचाई। 16 अगस्त 2026 की रात इतिहास के पन्नों में ड्रोन युद्ध में सबसे भयानक तारीख के तौर पर दर्ज हो गई। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने रूस की रणनीतिक और आर्थिक ठिकानों को पंगु बनाने के लिए 822 आत्मघाती ड्रोन्स दागे। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 600 ड्रोन सीधे रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। यूक्रेन का ड्रोन सीधे रूसी रिटेल दिग्गज वाइल्डबेरीज के विशाल लॉजिस्टिक डिपो से टकराया, जिससे अरबों डॉलर का सामान मिनटों में ही जलकर राख हो गया। रोस्तोव क्षेत्र में भी 150 से ज्यादा ड्रोन्स ने 3 कस्बों को निशाना बनाया, जिसमें रेलवे स्टेशन और रिहायशी इलाके क्षतिग्रस्त हुए और जंगलों में भीषण आग लग गई। नेटो क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया। युद्ध का दायरा तब यूक्रेन और रूस से बाहर निकल गया जब एक ड्रोन नेटो सदस्य देश रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुस गया। गलाती काउंटी के आसमान में गश्त कर रहे स्पेन के F-18 फाइटर जेट ने तुरंत हरकत में आते हुए इस ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। नेटो के पूर्वी मोर्चे पर उड़े इस ड्रोन ने साबित कर दिया कि ये युद्ध अब किसी एक देश की सीमा में बंद कर नहीं रहने वाला। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के मुताबिक पिछले 24 घंटों में डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क और कोस्टिएंटिनिवका सेक्टर में 236 से भी ज्यादा सीधी सैन्य मुठभेड़ें दर्ज की गई है, जहां रूसी सैनिक छोटे समूहों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इधर यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री माइखाइलो फेदोरोव ने खुलासा किया कि यूक्रेन अगले 3 से 6 महीनों के भीतर अपनी खुद की निर्मित बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस के अंदर गहराई तक हमला करने में सक्षम हो जाएगा। Жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем. Они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше
голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. रूस पर हुए इस ड्रोन हमले का बदला लेने के लिए आधी रात को रूसी वायुसेना ने कीव, सुमे और क्रीवी रीह पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। कीव में यूक्रेन के सबसे बड़े रिटेल और कंस्ट्रक्शन नेटवर्क एपिसेंटर के लॉजिस्टिक हब और सेरामिक टाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। रूसी रणनीति अब बिल्कुल साफ है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और सैन्य आपूर्ति की रीढ़ तोड़ने के लिए अनाज के गोदामों, बिजली संयंत्रों और कमर्शियल सप्लाई चेन पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। यूक्रेनी नागरिक रात भर बंकरों में छिपने को मजबूर हुए, जबकि शहर के बीचों बीच धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. पिछले 30 दिन से आसमान से बरसता बारूद, मलबे में बदलते हंसते खेलते शहर और सड़कों पर बिखरती लाशें साबित कर रही हैं कि रूस और यूक्रेन दोनों ही 1636 दिन से चल रही जंग में बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। पिछले 30 दिनों में रूस और यूक्रेन का युद्ध जिस खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, उसने पूरे यूरोप को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये केवल सरहद पर दो सेनाओं की जंग नहीं रही, आधी रात को सो रहे मासूमों पर मौत बनकर टूटने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों की आंधी ये बन चुकी है। बीते 30 दिनों में तबाही की ये आग इतनी भीषण हो गई है कि अब ना कीव के नागरिक सुरक्षित बच रहे हैं और ना ही मॉस्को की गगनचुंबी इमारतें। पिछले 30 दिनों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, क्रीवी रीह और सुमे पर 1,500 से ज्यादा शाहिद ड्रोन्स और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। कीव का ऐतिहासिक पेट्रोका बुक मार्केट मिसाइल की चपेट में आकर राख हो गया। यूक्रेन के विशालकाय एपिसेंटर लॉजिस्टिक्स हब और फैक्ट्रियों को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। हम आपको खूनी युद्ध का वो आंकड़ा भी दिखाते हैं जिसने सारे रिकॉर्ड अब तोड़ दिए हैं। इस युद्ध का सबसे दर्दनाक और भयानक पहलू है मानवीय क्षति का वो आंकड़ा जो होश उड़ा देता है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस के 14,67,320 से भी ज्यादा सैनिक हताहत हो चुके हैं। पिछले 30 दिनों के आंकड़े इस युद्ध के सबसे खूनी दौर को बयां करते हैं। रूसी हथियारों का विनाश भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 12,270 टैंक, 25,151 बख्तरबंद गाड़ियां, 47,007 आर्टिलरी सिस्टम और 4,63,400 से ज्यादा ड्रोन्स नष्ट हुए हैं। अकेले अगस्त के दौरान रोजाना 1,300 से 1,500 रूसी सैनिक अग्रिम मोर्चों पर मारे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और स्वतंत्र जांच के मुताबिक अब तक 2,39,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत की नामजद पुष्टि की जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के मुताबिक यूक्रेन ने भी इस युद्ध में अपने लाखों सैनिक खोए हैं या फिर गंभीर रूप से वो घायल हुए हैं। दोनों तरफ से लाखों जिंदगियां खत्म हो चुकी है, लेकिन शांति की कोई गुंजाइश दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रही। Мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не о том этапе, Евросоюз над ним издевается и просто его шантажирует. ये युद्ध सिर्फ तोपों और राइफलों की पारंपरिक जंग नहीं रह गई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये संघर्ष मानव इतिहास का पहला पूरी तरह से तकनीकी और एआई युद्ध बन चुका है। स्वायत्त ड्रोन झुंड यूक्रेन के द्वारा दागे गए। 822 ड्रोन्स में से कई एआई गाइडेड तकनीक से लैस थे, जो रूसी एयर डिफेंस और जीपीएस जैमर्स को छकाते हुए अपने ठिकानों तक पहुंचे। दोनों देश अब एक दूसरे की सेना से ज्यादा एक दूसरे के आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि तेल रिफाइनरियां, बिजली ग्रिड और सप्लाई डिपो को निशाना बना रहे हैं।
ताकि दुश्मन आर्थिक रूप से घुटने टेक दे। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के दावों के मुताबिक बीते एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 1550 से ज्यादा ड्रोन, 1560 गाइडेड बम और 62 मिसाइलें दागी है। जेलेंस्की यूरोपीय देशों से जल्द एयर डिफेंस सपोर्ट की अपील कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह स्थित आर्सेलोरमित्तल के विशाल स्टील प्लांट पर भी प्रहार किया गया, जिससे इसके पावर जनरेशन और ब्लास्ट फर्नेस सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गए और प्लांट का काम भी रोकना पड़ा। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश हुई। सायरनों से पूरा शहर गूंज उठा और लोग जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशनों और बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए। इस बीच यूक्रेन का एक F-16 जेट भी युद्ध की भेंट चढ़ गया। रूस के इन ताजा हमलों को पश्चिमी देशों के लिए सख्त चेतावनी बताया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग को 4 साल 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इतने वक्त में जिस यूक्रेन को युद्ध करने के लिए बच्चा बोला जाता था, वो बच्चा 1636 दिन तक लगातार जंग करने के बाद अब रूस के सामने बाहुबली बनकर डटा हुआ है। बेरहम, खूनी और जुनून की हद तक जंग जीतने का जज्बा रूस यूक्रेन जंग को इस वक्त पृथ्वी का सबसे खतरनाक जंगी मोर्चा बना चुका है। भले ही रूस ने यूक्रेन के 20% जमीन पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन ने जंग में कमजोर पड़ने की बजाय अब जमकर युद्ध करना सीख लिया है। यही वजह है कि इस वक्त यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को छकाते हुए लगभग 3000 किलोमीटर रूस के भीतर घुसकर तबाही मचा रही हैं। लगभग 11 रूसी तेल रिफाइनरियों को यूक्रेनी सेना ने फूंक डाला है। हालांकि रूस ने भी यूक्रेन पर पिछले 7 दिनों में जिस भयानक अंदाज में हमले किए हैं, उसे देखकर जेलेंस्की की चीखें निकल पड़ी है। लगभग 82 देशों से सीधी या पर्दे के पीछे से मिल रही मदद यूक्रेन के लिए संजीवनी बूटी साबित हो रही है। लेकिन इस बीच रूस के तूफानी हमलों ने यूक्रेन के 3 जिलों में भयंकर तबाही मचाई है। रूस यूक्रेन युद्ध अब तक के सबसे भयानक और खूनी दौर में प्रवेश कर चुका है। आज तड़के रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस ने पूरे यूक्रेन पर 70 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ 280 से भी ज्यादा हमले करने वाले ड्रोनों से अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त हमला बोल दिया। रूस की इस भारी बमबारी के बीच एक रूसी क्रूज मिसाइल नेटो सदस्य देश पोलैंड की सीमा पार कर गई, जिसके बाद पोलिश एयरफोर्स ने तुरंत अपने लड़ाकू विमानों को आसमान में तैनात कर दिया। क्या ये जंग अब सीधे नेटो बनाम रूस होने जा रही है? देखिए आज की सबसे विस्तृत और एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट। जुलाई की आधी रात के ठीक बाद पूरे यूक्रेन में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। राष्ट्रपति जेलेंस्की की अग्रिम चेतावनी के कुछ घंटों बाद ही रूसी सेना ने एक साथ 10 से ज्यादा क्षेत्रों पर हमला बोला। सबसे दर्दनाक हमला राष्ट्रपति जेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह के पास हुआ, जहां रूस की एक स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल ने आम नागरिक के मकान को सीधे निशाना बनाया। इसमें एक ही परिवार के बच्चों समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पश्चिमी शहर ल्वीव पर दागी गई क्रूज मिसाइलों से 20 से ज्यादा आवासीय इमारतें, स्कूल, बच्चों के अस्पताल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, जहां दर्जनों नागरिक घायल हैं। राजधानी कीव में बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़े गिरने से भारी नुकसान हुआ है। हजारों परिवारों ने अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को शेल्टर बना करके पूरी रात खौफ के साए में गुजारी।
यह हमला सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमले के दौरान एक रूसी KH-101 क्रूज मिसाइल नेटो सदस्य देश पोलैंड के हवाई क्षेत्र में एंट्री कर गया। मिसाइल के रडार पर दिखते ही पोलिश एयरफोर्स ने F-16 फाइटर जेट से तुरंत स्क्रैम्बल किया। पोलैंड के लुब्लिन क्षेत्र में संदिग्ध वस्तु के गिरने के बाद पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने खुद सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित इलाके का दौरा किया।